नमस्ते, ये पेज नंबर 142 तक का वाचन कर चुकी हूँ और पेज नंबर 143 का वाचन करने जा रही हूँ। और ये उपन्यास गोदान है जो मुंशी प्रेमचंद का है। आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। जब आप इसका वाचन सुन लेंगे तो आशा करते हैं आपकी उपयोगी होगी और ये हेल्प मिलेगा। तो हम वाचन करने जा रहे हैं। तो ये है गोदान का पेज नंबर। पैसे के बल से सारे गांव का मुंह बंद कर सके और दादा अम्मा उसे कुल का कलंक ना समझकर कुल का तिलक समझे। मन पर जितना ही गहरा आघात होता है उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी ही होती है। उसकी प्रतिक्रिया भी उतनी गहरी होती है। इस अपकीर्ति और कलंक के अंतरास्तल को मथ कर वह रत्न निकाल लिया जो अभी तक छिपा पड़ा था। आज पहली बार उसे अपने दायित्व का ज्ञान हुआ और उसके साथ ही संकल्प भी। अब तक वह कम से कम काम करना और ज़्यादा से ज़्यादा खाना अपना हक समझता था। उसके मन में कभी यह विचार ही नहीं उठा कि घर वालों के साथ उसका भी कुछ कर्तव्य है। आज माता पिता की उदात्त क्षमा ने जैसे उसके हृदय में प्रकाश डाल दिया। इसके गोबर के जब धनिया और झुनिया भीतर चली गई तो वह गोरी की उसी मड़ैया में जा बैठा और भविष्य में मंसूबे बांधने लगा। शहर के बेलदारों को 5-6 आने रोज मिलते, यह उसने सुन रखा था। अगर उसे 6 आने रोज मिले और वह 1 आने में गुजर कर ले तो 5 आने रोज बच जाए। महीने में 10 रुपये होते हैं, यह गोबर सोच रहा है। और साल भर में 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दीन और यही पटेश्वरी आकर वही साल भर में 125 की थैली लेकर घर आए तो किसकी मजाल है जो उसके सामने मुंह खोल सके। यही दाता दीन और यही पटेश्वरी आकर उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे और झुनिया तो मारे गर्व के फूल जाए। 2-4 साल वह इसी तरह कमाता रहे तो सारे घर का दलिहद मिट जाए। अभी तो सारे घर की कमाई भी 125 नहीं होती। अब वह अकेला 125 कमाएगा। यही तो लोग कहेंगे कि मजदूरी करता है। कहने दो, मजदूरी करना कोई पाप नहीं है। बात सही कह रहा है। भीख मांगने से अच्छा मजदूरी अच्छी है। गोबर अच्छा सोच रहा अपने परिवार के बारे में, क्योंकि उसने अपनी जो झुनिया को ले आया। और सदा 6 आने थोड़े मिलेंगे। जैसे जैसे वह काम में होशियार होगा मजदूरी भी तो बढ़ेगी। तब वह दादा से कहेगा, अब तुम घर में बैठो कर भगवान का भजन करो। इसी खेती में जान खपाने के सिवा और क्या रखा है। सबसे पहले वो एक परछाई गाय लाएगा जो 4-5 सेर दूध देगी और दादा से कहेगा, तुम गाओ मत, माता की सेवा करो। इससे तुम्हारा लोक भी बनेगा, परलोक भी। और क्या, 1 आने में उसका गुजर आराम से ना होगा। घर द्वार लेकर क्या
किसी के ओसरे में पड़ा रहेगा। सैकड़ों मंदिर हैं, धर्मशाले हैं और फिर जिसकी वह मजदूरी करेगा, क्या वह उसे रहने के लिए जगह न देगा? आटा रुपए का 10 सेर आता है। 8 रुपए का आटा 10 सेर आता है। एक आने में 2.5 पाव हुई। ऐसा वो सोच रहा था। ये 8 रुपए का 10 सेर आटा आता है तो एक आने में 2.5 पाव हुआ। एक आने का तो आटा ही खा जाएगा। लकड़ी, दाल, नमक, साग, यह सब कहाँ से आएगा? दोनों जून के लिए सैर भर तो आटा ही चाहिए। ओह, खाने की तो कुछ ना पूछो। मुट्ठी भर चने में भी काम चल सकता है। हलवा और पूरी खा कर भी काम चल सकता है। जैसी कमाई हो वह आधा सेर आटा खाकर दिन भर मज़े से काम कर सकता है। इधर उधर से उपले चुन लिया, लकड़ी का काम चल गया। कभी 1 पैसे की दाल ले ली, कभी आलू भूनकर भुट्टा बना लिया। वो अपने रोज का क्या खाएगा यह सोच रहा है। यह दिन काटना है कि चैन करना है। जो कह रहा दिन काट के कमा के अपने घर जाएंगे ताकि हमारे घर वाले खुश हो जाएं। पत्तल पर आटा गूँथा, उपलों पर बाटियां सेकी, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और मज़े से खा कर सो रहे। घर ही पर कौन 2 जून रोटी मिलती है? 1 जून तो चबेना ही मिलता है। वहाँ भी 1 जून चबेने पर काटेंगे। उसे शक्का हुई, अगर कभी मजदूरी ना मिली तो वह क्या करेगा? मगर मजदूरी क्यों ना मिलेगी? जब वह जी तोड़ कर काम करेगा तो 100 आदमी उसे बुलाएंगे। काम सबको प्यारा होता है, चाम नहीं प्यारा होता है। यहाँ पे गोबर सोच रहा है कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो सब लोग मुझे पूछेंगे, अच्छा नहीं करेंगे तो कोई काम पे नहीं रखेगा। यहाँ भी तो सूखा पड़ता है, पाला गिरता है, ऊख में दीमक लगते हैं, जौ में गेरुई लगती है, सरसों में लाही लग जाती है। ये सब जो फसलों में बीमारी लगती होता रहा। उसे रात को कोई काम मिल जाएगा तो चांदी है। जब वह लौटेगा तो उसके लिए साड़ियाँ लाएगा, झुनिया के लिए हाथ का कंगन जरूर बनवाएगा और दादा के लिए एक मुदासा लाएगा। इन्हीं मनमोदकों का स्वाद लेते हुए वह सो गया। लेकिन ठंड से नींद कहाँ। किसी तरह रात कटी और तड़क कर उठकर लखनऊ की सड़क पकड़ ली। 20 कोस ही तो है, सांझ तक पहुंच जाएंगे। गांव का कौन आदमी वहां आता जाता है और वहां अपना ठिकाना ही क्यों लिखेगा? नहीं दादा, दूसरों के ही दिन सिर पर सवार हो जाएंगे। उसे कुछ पछतावा था तो यही कि झुनिया से क्यों ना साफ साफ कह दिया, अभी तू घर जा, मैं थोड़े दिन में कुछ कमा कर लौटूंगा। लेकिन तब वह घर जाती ही क्यों? कहती, मैं भी तुम्हारे साथ लौटूंगा। उसे वहाँ कहाँ कहाँ बांधे फिरता। दिन चढ़ने लगा। रात को कुछ न खाया था। भूख मालूम होने लगी। पाँव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले वह अब नहीं चल सकता। लेकिन पास 1 पैसे भी नहीं है। सड़क के किनारे झड़बेरियों के झाड़ थे। इसमें थोड़े से बैर तोड़ लिए और उदार को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकने की सुगंध आई। अब मन ना माना। कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से पानी बैठ की। एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला पानी पिए। दिन चढ़ने लगा। रात को कुछ ना खाया था। भूख मालूम होने लगी। पाँव लड़खड़ाने लगे। कहीं बैठकर दम लेने की इच्छा होती थी। बिना कुछ पेट में डाले वह अब नहीं चल सकता था। लेकिन पास 1 पैसे भी नहीं है। सड़क के किनारे सड़बेरियों में झाड़ थे। उसने थोड़े से बैर तोड़ लिए और उदार को बहलाता हुआ चला। एक गांव में गुड़ पकाने की सुगंध आई। अब मन ना माना। कोल्हाड़ में जाकर लोटा डोर मांगा और पानी भरकर चुल्लू से
पीने बैठा कि एक किसान ने कहा, अरे भाई, क्या निराला ही पानी पियोगे? क्या निराल ही पानी पियोगे? थोड़ा सा मीठा खा लो। अब की और चला ले कोलू और बना ले खाड़। अगले साल तक मिल तैयार हो जाएगा, सारी ऊख खड़ी बिक जाएगी। गुड़ और खाड़ के भाव चीनी मिलेंगे तो हमारा गुड़ कौन लेगा? उसने एक कटोरे में गुड़ की कई पीढ़ियाँ लाकर दी। गोबर ने गुड़ खाए, पानी पिए, तंबाकू तो पीते होंगे। गोबर ने बहाना किया, अभी चिलम नहीं पीता। बुढ़े ने प्रसन्न होकर कहा, बड़ा अच्छा करते हो भैया, बुरा रोग है, एक बैर पकड़ ले तो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। बुढ़ा ऐसा करा कि अच्छा करते हो, तुम चिलम नहीं पीते। सही बात है, चिलम नहीं पीना चाहिए, कोई भी नशा बेकार होता है। इंजन को कोयला पानी भी मिल गया। चाल तेज हुई। जाड़े के दिन ना जाने कब दोपहर हो गए। एक जहाँ देखा एक युवती एक वृक्ष के नीचे पति से सत्याग्रह किए बैठी थी। पति सामने खड़ा उससे मना कर रहा था। 2-4 राहगीर तमाशा देखने खड़े हो गए थे। गोबर भी खड़ा हो गया। मान लीला से रोचक और कौन जीवन नाटक होगा। युवती ने पति की ओर घूर कर कहा, मैं ना जाऊंगी, ना जाऊंगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने जैसे अल्टीमेटम दिया, ना जाएगी, ना जाऊंगी, ना जाएगी, ना जाऊंगी। पुरुष ने उसके केस पकड़कर घसीटना शुरू किया। युवती भूमि पर लेट गई। पुरुष ने हार कर कहा, मैं फिर कहता हूँ, उठकर चल। स्त्री ने उसी दृढ़ता से कहा, मैं तेरे घर 7 जलम ना जाऊंगी। बोटी बोटी काट डाला, मैं तेरा गला काट दूंगा। बोटी बोटी काट डाल, कह रही है स्त्री कि तू बोटी बोटी काट डाल, फिर भी मैं तेरे घर नहीं जाऊंगी। ऐसा नाटक, मैं तेरा गला काट लूँगा तो फांसी पाओगे। पुरुष ने उसके केस छोड़ दिए और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। पुरुषार्थ अपने चरम सीमा पर तक पहुंच गया। उसके आगे अब उसका कोई बस नहीं। एक क्षण में वह फिर खड़ा हुआ और परस्त होकर बोला, आखिर तू क्या चाहती है? युवती भी उठ बैठी और निश्चय भाव से बोली, मैं यही चाहती हूँ कि तू मुझे छोड़ दे। कुछ मुँह से कहेगी, क्या बात हुई? मेरे भाई बाप को कोई क्या गाली दे? किसने गाली दी तेरे माई बाप को? जाकर अपने घर में पूछो। चलेगी तभी तो पूछूंगा। तू क्या पूछेगा? कुछ दम भी है? जाकर अम्मा के आंचल में मुंह ढककर सो, वह तेरी माँ होगी, मेरी कोई नहीं। तू उसकी गालियाँ सुन, मैं क्यों सुनूं? एक रोटी खाती हूँ तो 4 रोटी का काम करती हूँ, क्यों किसी की धौंस सहूं? मैं तेरा एक पीतल का छल्ला भी तो नहीं जानती। इस नाटक में स्त्री का वो दिखाया जा रहा है कि स्त्री को लोग क्या कहते हैं। राहगीरों को इस कला में अभिनय का आनंद आ रहा था, मगर उसके जल्द समाप्त होने की कोई आशा न थी। मंजिल खोटी होती थी। एक एक करके लोग खिसकने लगे। गोबर को पुरुष की निर्दयता बुरी लग रही थी। भीड़ के सामने तो कुछ न कह सकता था। मैदान खाली हुआ तो बोला, भाई, मर्द और औरत के बीच में बोलना तो ना चाहिए, मगर इतनी बेदर्दी भी अच्छी नहीं होती। पुरुष ने कौड़ी की सी आंखें निकाल कर कहा, तू कौन होता है? तू कौन है हो? गोबर ने निशंक भाव से कहा, मैं कोई हूँ, लेकिन अनुचित बात देखकर सभी को बुरा लगता है। गोबर को उस नाटक में अभिनय पुरुष का अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बताया कि समाज के लिए बुरा है, ऐसा नहीं करना चाहिए समाज को, लेकिन लोग करते थे पहले, अब भी होता है, लेकिन वो पर्दे के साथ पीछे होता है। पुरुष ने सिर हिलाकर कहा, मालूम होता है अभी मेहरिया नहीं आई, तभी इतना दर्द है। मेहरिया आएगी तो भी उसके छोटे पकड़ कर ना खींचूंगा। अच्छा तो अपने राह लो, मेरी औरत है, मैं उसे मारूंगी, काटूंगी। तुम कौन होते हो बोलने वाले? चले जाओ सीधे से, यहाँ मत खड़े हो। गोबर का गर्म खून और गर्म हो गया। वह क्यों चला जाए? सड़क सरकार की है, किसी के बाप की नहीं। वह जब तक चाहे वहाँ खड़ा रह सकता है, वहाँ से उसे हटाने का किसी को अधिकार नहीं। पुरुष ने होंठ दबाकर कहा, तो तुम ना जाओगे? आऊँ?
गोबर ने अंगोछा कमर में बांध लिया और समर के लिए तैयार होकर बोला, तुम आओ या ना आओ, मैं तो तभी जाऊंगा जब मेरी इच्छा होगी। तो मालूम होता कि हाथ पैर तुड़ा के जाओगे, या कौन जानता किसके हाथ पैर टूटेंगे। दोनों में लड़ाई हो गई, पुरुष और गोबर में। तो तुम ना जाओगे ना? पुरुष मुट्ठी बांधकर गोबर की ओर झपटा। उसी क्षण युक्ति ने उसकी धोती पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचती हुई गोबर से बोली, तुम क्यों लड़ाई करने पर उतारू हो रहे हो जी? अपनी राह क्यों नहीं जाते? यहाँ कोई तमाशा है? हमारा आपस में झगड़ा है। कभी वह मुझे मारता है, कभी मैं उसे डांटती हूँ। तुमसे मतलब? गोबर यह धिक्कार पाकर चलता बना। दिल में कहा, एक औरत मार खाने के लायक ही है। जब उसकी औरत बीच में बोल दी तब वो सोचा कि औरत खुद अपने को पिटवाती है, वो इसी लायक है, सोच के चला गया। गोबर आगे निकल गया तो युक्ति ने पति को डांटा, तुम सबसे लड़ने क्यों लगते हो? उसने कौन सी बुरी बात कही थी कि तुम्हें चोट लग गई? बुरा काम करोगे तो दुनिया बुरा कहेगी तो ही, मगर है किसी भले घर का और अपने बिरादरी का ही जान पड़ता है, क्यों उसे अपने बहन के लिए नहीं ठीक कर लेते? पति ने संदेश के स्वर में कहा, क्या अब तक कुंवारा बैठ होगा तो पूछ ही क्यों ना लो। पुरुष ने इस कदम दौड़कर गोबर को आवाज़ दी और हाथ से ठहर जाने का इशारा किया। गोबर ने समझा शायद फिर इसके सिर भूत सवार हुआ है, तभी ललकार रहा है, मार खाए बगैर न मानेगा। अपने गांव में कुत्ता भी शेर हो जाता है, लेकिन आने दो। लेकिन उसके मुख पर समर की ललकार न थी, मैत्री का निमंत्रण था। उसने गांव और नाम और जात पूछी। गोबर ने ठीक ठीक बता दिया। उस पुरुष का नाम कोदई था। कोदई ने मुस्कुराकर कहा, हम दोनों में लड़ाई होते होते बची, तुम चले आए तो मैंने सोचा तुमने ठीक ही कहा, मैं हक नाहक तुमसे तन बैठा। कुछ खेती बाड़ी घर में होती है ना? गोबर ने बताया। उसके मोरूसी 5 बीघे खेत हैं और 1 हल की खेती होती है। मैंने तुम्हें जो भला बुरा कहा उसकी माफ़ी दे दो भाई। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। औरत गुण सहूर में लक्ष्मी है, मुद्दा कभी कभी ना जाने कौन सा भूत इस पर सवार हो जाता है। अब तुम ही बताओ, माता पर मेरा क्या बस है? जन्म तो उन्हीं ने दिया है, पाला पोसा तो उन्होंने है। जब कोई बात होगी तो मैं जो कुछ कहूँगा लुगाई ही से तो कहूँगा, उस पर अपना बस है। तुम ही सोचो, मैं कुपट तो नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मुझे उसके बाल पकड़ कर घसीटना ना था, लेकिन औरत जात बिना कुछ ताड़ना दिए काबू में भी तो नहीं रहती। ये गलत है ना? यहाँ पे औरत जात कोई ताड़ना देने की चीज़ है? चाहती है माँ से अलग हो जाऊँ। तुम ही सोचो, कैसे अलग हो जाऊँ और किससे अलग हो जाऊँ? हाँ, ये गलत है, अपनी माँ से अलग होकर नहीं रह सकता। अपनी माँ से जिसने जन्म लिया, या मुझसे ना होगा। औरत रहे या ना जाए तो बहुओं को भी सास को अच्छा व्यवहार करना है, और सास को भी बहू से अच्छी। कहीं कहीं सास अच्छी नहीं होती तो कहीं कहीं बहू। तो इस उपन्यास में मुंशी प्रियदर्शी ने ये दर्शाया है कि सास बहू में चलता रहता है, लेकिन दोनों साथ रहना चाहिए। गोबर को भी राय बदलनी पड़ी। बोला, माता का आदर करना तो सबका धर्म ही है भाई, माता से कोई उऋण हो सकता है? कोदई ने उसे अपने घर चलने का न्योता दिया। आज वह किसी तरह लखनऊ नहीं पहुंच सकता। कोस 2 कोस जाते जाते सांझ हो जाएगी, रात को कहीं टिकना ही पड़ेगा। गोबर ने विनोद किया, लुगाई मान गई, ना मानेगी तो क्या करेंगी? मुझे तो उससे किसी फटकार बताई कि मैं लाज गया। ऐसी फटकार बताई कि मैं लाज गया। वाह, मुझे तो उसने ऐसी फटकार बताई कि मैं लाज गया। वह खुद पछता रही है। चलो जरा माता जी को समझा देना। मुझसे तो कुछ कहते नहीं बनता। उन्हें भी सोचना चाहिए कि बहू को बाप माई की गाली क्यों देती हैं। हमारी भी बहन है, 4 दिन में उसकी सगाई हो जाएगी। उसकी सास हमें गालियाँ देगी तो उससे सुना न जाएगा। सब दोष लुगाई ही का नहीं है, माता का भी दोष
है। देखो कितना सही से मुंशी प्रेमचंद्र ने बयान किया है। जब हर बात में वह अपनी बेटी का पक्ष करेगी तो हमें बुरा लगेगा ही। इसमें इतनी बात अच्छी है कि घर से रूठ कर चली जाए, पर गाली का जवाब गाली से नहीं देती। गोबर को रात के लिए कोई ठिकाना चाहिए था ही। कुदई के साथ हो लिया। दोनों फिर उसी जगह आए जहाँ युक्ति बैठी हुई थी। वह अब गृहिणी बन गई थी। जरा सा घूंघट निकाल लिया था और लजाने लगी थी। कुदई ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो आते ही ना थे। कहते थे ऐसी डांट सुनने के बाद उसके घर कैसे जाए। युक्ति ने घूंघट की आड़ से गोबर को देखकर कहा, इतनी ही डांट में डर गए, लुगाई आ जाएगी तब कहाँ भागोगे। गांव समीप था। गांव क्या था, पुरवा था 10-12 घरों का, जिसमें आधे खपरैले के थे, आधे पूस के। कुदई ने अपने घर पहुंचकर खाट निकाली, उस पर एक दरी डाल दी, शरबत बनाने को कहा, चिलम भर लाया और एक क्षण में वहीं युक्ति लोटे में शरबत लेकर आई और गोबर को पानी का एक छींटा मार कर मानो क्षमा मांग ली। वह अब उसका मन ननदोई हो रहा था। फिर क्यों ना अभी से छेड़छाड़ शुरू कर दे। गोबर अंधेरे ही में मुंह उठा और कुदई से विदा मांगी। सबको मालूम हो गया था कि उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उसने कोई विवाह संबंधी चर्चा नहीं की। उसके शील स्वभाव ने सारे घर को मुक्त कर लिया था। कुदई की बात को तो उसने ऐसे मीठे शब्दों में और उसके मातृपद की रक्षा करते हुए ऐसे उपदेश दिए कि उसने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था। तुम बड़ी हो, माता जी पूज्य हों, पुत्र माता के ऋण से 100 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, 1,00,000 जन्म लेकर भी उऋण नहीं हो सकता, करोड़ जन्म लेकर भी नहीं। यानी माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, ये गोबर कह रहा है। बुढ़िया इस संख्यातीत श्रद्धा पर गदगद हो गई। इसके बाद वह गोबर ने जो कुछ कहा उसमें बुढ़िया को अपना मंगल ही दिखाई दिया। वैद्य एक बार रोगी को चंगा कर दे, फिर रोगी उसके हाथों विष भी खुशी से पी लेगा। अब जैसा आज ही बहू घर से रूठ कर चली गई तो किसकी ऐठी हुई बहू को कौन जानता है। जिसकी लड़की है, जिसकी नतनी है, कौन जानता है। संभव है उसका बाप घसियारा ही रहा हो। तो अभी तक हमने आपको पेज नंबर 48 का वाचन किया। अगला वीडियो अगले दिन। तो इसमें भाग भी है जो 13 भाग है। गोबर अंधेरे में उठाई ये वाला ऑप्शन। धन्यवाद।